नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होगा हमारा, जो होगा प्रधानमंत्री। इससे पहले आपको बता दें कि हमने पॉलिटी का अच्छे चैप्टर को हमने डिस्कस कर चुका है, जिसमें हमने संसद पढ़ा, राष्ट्रपति को पढ़ा, लोकसभा, राज्यसभा जैसे चैप्टर को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से और आसान भाषा में उसमें समझ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें होगा हमारा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जितने भी अच्छे पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और आगे दिनों में एग्जाम आने वाले हैं, बहुत अच्छे एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और कहा जाए तो पॉलिटी से ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस बिंदु को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। तो आज का हमारा चैप्टर जो होगा प्रधानमंत्री, जिसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर या पीएम भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो इससे संबंधित जानकारी हम लेंगे आज। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो यहां आप देखिएगा, भारतीय संघ के शासन प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री से आपको पहले बता दें, इससे कुछ विशेष जानकारी आप लोग जान लीजिए कि प्रधानमंत्री किसको कहा जाता है। प्रधानमंत्री भारत के प्रमुख मुखिया होते हैं, जो कि एक कार्यपालिका का काम करते हैं। अगर कहा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका भारत के कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। जबकि हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को भारत का सिर्फ कार्यपालिका प्रमुख कहा जाता है, वास्तविक कार्यपालिका नहीं कहा जाता है उनको, ठीक है। तो उनके सभी कार्य कौन देखते हैं? प्रधानमंत्री देखते हैं। उन्हीं के द्वारा नियुक्त भी किया जाता है इनको। तो आगे प्रोसेस सब देखेंगे इनमें। तो प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग आज जानेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संघ के शासन प्रमुख होते हैं। भारत एक संघ है, तो संघ का जो शासन प्रमुख होता है, शासन किसके द्वारा प्रक्रिया में लाया जाता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, सर्वोच्च पद पे तो राष्ट्रपति बैठे होते हैं, लेकिन वो अपना काम जो है विभिन्न मंत्री परिषद तथा उसके प्रमुख प्रधानमंत्री से ही करवाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि शासन प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और समझिएगा यहाँ पे कि संविधान, देखिए अब प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, तो इसका चर्चा जो है संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया होगा और अनुच्छेद में उसका वर्णन काफी अच्छे ढंग से किया गया है। तो उसी को हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ऐसे तो कई अनुच्छेद प्रधानमंत्री से संबंधित है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, वो होगा अनुच्छेद 74, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको समझिएगा, अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्य तथा सलाह के लिए मंत्री परिषद, मतलब राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है, तो सब काम अपने से तो नहीं करेंगे। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए, एक बहुत बड़ा दुकानदार जो होता है, बहुत बड़ा दुकान होता है, तो वहाँ पे एक सेठ जी होते हैं, तो सब काम वो करते हैं क्या? वो अपने तरह से बहुत सारे समूह रखते हैं, जो बाहर का काम देखता है, कोई वहाँ का काम देखता है। तो उसी तरह से भारत भी एक समझिए कि यहाँ भी राष्ट्रपति जो है बहुत ज़्यादा प्रमुख पद है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पद है। तो वहाँ पे अपने लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं और उसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री को बनाते हैं। तो यहाँ 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्य तथा सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन करते हैं। एक मंत्री परिषद, यहाँ समझिएगा जैसे ये अगर घर है, तो यहाँ पे मंत्री परिषद मतलब बहुत सारे मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद हो गया। तो ये मंत्री परिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्यों? अपने सलाह के लिए कि हम कोई भी काम करेंगे, चाहे कोई भी काम भारत में होना चाहिए, तो तुम सलाह दो हमको। और इसका प्रमुख एक मंत्री को उठा के इसको जो है पीएम बना दिया जाता है, ठीक है। एक मंत्री को उठा के इसको पीएम बना दिया जाता है तथा इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। देख रहे हैं आप, इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आप समझ भी रहे हैं कि मंत्रियों में प्रमुख को प्रधानमंत्री बोलते हैं। इन मंत्रियों में जो प्रधान होगा, जो ज्यादा लोकप्रिय होगा जनता में, जिसको जनता ज्यादा चाहती होगी, ज्यादा उसका चेहरा सामने आता होगा, उसी को प्रधानमंत्री का जो है बनाया जाता है, उसी को उम्मीदवार बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझे कि प्रधानमंत्री कौन होगा? तो मंत्री परिषद का जो वरिष्ठतम या उसको कह सकते हैं लोकप्रिय नेता होगा, उसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि मंत्री परिषद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा अंतर है, तो इसको समझिएगा आप लोग। मंत्री परिषद अगर हम कह रहे हैं, तो ये मंत्रीगण है। इसमें मंत्री परिषद को 3 चीज में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो 3 तरह के 3 स्तर के मंत्रियों में बांटा गया है। जो सबसे उच्च स्तर का जो मंत्री होता है, उसे हम लोग कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो कैबिनेट मंत्री में जैसे समझिएगा, कैबिनेट मंत्री किनको बोलते हैं हम लोग? जैसे देखिए कि आप लोग जानते होंगे, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय हो गया। तो ये सब कैबिनेट मंत्री के तौर पर आता है। इसमें गृह मंत्रालय में आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे मोटे भाई बैठे हुए हैं, उसको राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्रालय में है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो ये सबको दिया गया है। तो ये काफी रिस्पेक्टेड और काफी उच्च स्तर का जो होता है पद होता है, कैबिनेट मंत्री उसको बोलते हैं। और 3 स्तर में आपको बताया कि कैबिनेट मंत्री,
और राज्य मंत्री और उप मंत्री, है ना, ये 3 स्तर में बांटे गए हैं मंत्रियों को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री उप मंत्री होता है, इसको डिसाइड प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है कि कौन बनेंगे। इन सभी मंत्रियों में सबसे अच्छा मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री। तो प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दिया जाता है राष्ट्रपति को कि ये मंत्रालय आपको देंगे मंत्रियों को। जैसे रक्षा मंत्रालय बोला गया राजनाथ सिंह को मिलेगा, कौन बोले? प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। लेकिन बनाया किसके द्वारा गया? राष्ट्रपति के द्वारा बना दिया गया। तो सलाह दिए कौन? प्रधानमंत्री, और बनाया कौन? राष्ट्रपति। तो यही काम के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ये समझ गए? देखिए हम लोग जिस टॉपिक को भी समझेंगे काफी आसान भाषा में और काफी सरलता से समझेंगे उसको, तो ध्यान से देखते रहिएगा पूरे वीडियोज को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें संविधान में एक अनुच्छेद 75 का भी वर्णन किया गया है। ये भी प्रधानमंत्री से ही संबंधित है, तो इसको समझिए आप लोग। यहाँ कहा गया है कि प्रधानमंत्री चाहे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री, आपको अगर क्वेश्चन भी आया एग्जाम में कि प्रधानमंत्री का पद का चर्चा कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में किया गया है कि प्रधानमंत्री का एक पद भारत में होगा जिसका चर्चा 75 अनुच्छेद में किया गया है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों, साथ में जो मंत्री हैं ये पीएम, और सभी मंत्रियों का जो है नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। और कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री पर उसको बांटा जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप। तो इतने चीजों को आप समझ गए। और भी अनुच्छेद हैं जो प्रधानमंत्री से संबंधित है, लेकिन उनको हम नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम में उतने महत्वपूर्ण है। जैसे एक अनुच्छेद यहाँ पे देख लीजिएगा आप, 78 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बीच जो संवाद वगैरह होते हैं, जो बात विचार होते हैं, उसका चर्चा जो है 78 में किया गया है। तो इसको मेन रूप से आप संवाद के तौर पर समझ सकते हैं। किसके बीच संवाद? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो बनाया गया है उनके बीच संवाद होता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित उसके कई और जानकारियां जो हैं। जैसे समझिए आप नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से पहले समझते हैं कि नियुक्ति उनका किस तरह से किया जाता है, किसके द्वारा, तो समझ गए कि राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किस आधार पर किया जाता है? तो ये जो है बहुमत दल का नेता होना अनिवार्य है, तब आप जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपके पास बहुमत होना चाहिए तब आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो यहाँ बहुमत दल का नेता होना पहले आपको अनिवार्य है। उसके बाद या तो आप लोकसभा या राज्यसभा, देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं कि क्या सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। आपने पिछले देखा होगा 1966 में, 1966 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार जो आई थी, तो इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी और फिर भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर काम की थी। तो यहाँ देखा जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा के भी आप सदस्य रहेंगे, किसी भी एक सदस्य के, तो आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो यहाँ हो सकता है दोनों का सदस्य, दोनों का नहीं होना चाहिए, किसी एक का। 2 सदस्य तो दोनों का तो आपको सदस्यता मिलेगा ही नहीं, किसी एक का मिलेगा। यहाँ आप लोग समझ गए। अगर आप सदस्य नहीं है, जैसे देखिए कि अब किसी रोड पे जितने ज्यादा मंत्री हैं, ठीक है, ये पूरे मंत्री हैं, अब किसी रोड छाप को आप प्रधानमंत्री बना दिए, कहीं से भी उठाए किसी भी आदमी को बना दिए, ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है, आप उसको उठाए और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर बनाकर उसको प्रधानमंत्री नियुक्त भी कर दिए, क्योंकि आपका बहुमत था तो कर दिए, लेकिन वो तो सदस्य नहीं है किसी का। तो वहां कहा गया है कि अगर वो सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर, मतलब 6 महीना के अंदर, या तो राज्यसभा का या तो लोकसभा का, दोनों में से किसी एक सदन का जो है सदस्यता उसको लेना पड़ेगा, नहीं तो उसकी प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, दूसरा प्रधानमंत्री आपको चुनना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित सभी जानकारी जानेंगे। अब कहिएगा कि राज्यसभा के बारे में बताइए, लोकसभा के बारे में, तो इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ सदस्य देख लीजिए इसका 6 माह तक। अब आइए हम लोग इसका आयु देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है। तो न्यूनतम 25 वर्ष, चूंकि प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा में अगर आपकी सदस्यता है तो कितने वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, आपको बताए थे लोकसभा वाले में कितनी वर्ष की, 25। अगर आप राज्यसभा के हैं तो 30, लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम हम कह सकते हैं कि 25 वर्ष अगर आपका है तो आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहला बात तो आपको एक बताना भूल गए कि यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। यहीं से एक क्वेश्चन आते हैं आपको कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाता है, ना तो प्रधानमंत्री का चयन होता है ना ही निर्वाचन होता है। ठीक है, ये सब नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि इन सभी मंत्रियों में से एक लोकप्रिय मंत्री को उठाकर प्रधानमंत्री बनाया था, तो उसका नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, जबकि और बाकी में हम देखें लोकसभा के सदस्यों का क्या होता है,
तो निर्वाचन होता है, क्योंकि हम लोग उसको चुन के भेजते हैं, निर्वाचन होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि आयु न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। अधिकतम आयु की अगर बात कर लें तो नो लिमिट, आप कितने भी वर्ष के 200, 300, 400 वर्ष के भी आप हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसमें आयु लिमिट नहीं है कि अधिकतम कितना होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं कि बनने की सीमा, कितने बार आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये किसका लिमिट है, कितने बार आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। तो नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आप एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार, जब तक आपका लोकसभा में बहुमत है, बहुमत दल के आप नेता हैं, अगर आपके पास बहुत सारा बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री जितनी बार चाहें उतनी बार। तो यहां तक ये स्लाइड को हम लोग ने बहुत अच्छे से समझा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसको समझ लिया आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं शपथ से संबंधित कि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका शपथ किस प्रकार से होता है, ओथ किस प्रकार से वो लेते हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका शपथ राष्ट्रपति के सामने होता है। तो प्रधानमंत्री का जब शपथ राष्ट्रपति के सामने होगा तो प्रधानमंत्री भी तो लोकसभा का सदस्य होता है, मंत्री परिषद का एक मंत्री होता है। तो सारे मंत्री, जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं, इन सारे मंत्री का भी जो शपथ होगा वो राष्ट्रपति के सामने ही होगा। और बता दें कि इन सही मंत्रियों का जो चयन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है कि इनको बना दीजिए, इनको बना दीजिए, इनको बना दीजिए। और राष्ट्रपति तो सिर्फ मुहर हैं, वो मुहर लगाते हैं और वो मंत्री बन जाते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। तो पूरे मंत्री परिषद और साथ में प्रधानमंत्री का जो शपथ होता है वो कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के सामने होता है। अब आगे समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कार्यकाल को हम लोग समझेंगे। उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, किसका, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आमतौर पर हम लोग कह सकते हैं कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि लोकसभा का नेता होता है और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि इसका कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन कुछ बदल भी जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं ये, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो प्रधानमंत्री के तौर पर काम करेंगे। अगर राष्ट्रपति चाह ले, लेकिन ऐसे नहीं चाह सकते हैं, उनके पास भी कुछ शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास कि जब मन किया राष्ट्रपति को तब हटा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वहां पे तब हटेंगे जब उनके मंत्रियों द्वारा, किसके मंत्री, प्रधानमंत्री के सारे मंत्रियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, चाहे बोला जाए कि नहीं मेरा पीएम अच्छा नहीं है, इसको हम हटाना चाहते हैं। तो इस मायनों में जो है उनको हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं राष्ट्रपति के ये प्रधानमंत्री। तो ये बात ये आप ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो ये क्वेश्चन ऑप्शन अगर रहा तो पहले ये होगा आंसर, ये नहीं होगा। ऐसे आमतौर पर 5 वर्ष देखा जाता है। और ये भी देख सकते हैं कि आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो क्या 5 वर्ष से पहले उसको नहीं हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। जब तक इनका उस लोकसभा में, चाहे वो जिस बहुमत दल के नेता है उसमें उनका बहुमत है, तभी तक वो प्रधानमंत्री। अगर 5 साल से पहले वो बहुमत खो देते हैं तो प्रधानमंत्री के पद से उनको हटना पड़ेगा, खुद इस्तीफा देना पड़ेगा, या राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटा दिया जाएगा और नया सिरा से चुनाव किया जाएगा फिर लोकसभा का। तो ये चीज आप समझिएगा कि 5 वर्ष से पूर्व भी उनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझे। अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री से कुछ विशेष, उनका त्याग पत्र। अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें कि चलो हम त्याग पत्र देंगे, अब वो काम नहीं करना, तो क्या करना होगा उनको कि राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं अपना त्याग पत्र। अगर सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दिया, चूंकि प्रधानमंत्री पूरे मंत्री परिषद का एक प्रधान होता है इसलिए प्रधानमंत्री है, अगर यही त्याग पत्र दे दिया तो फिर मंत्रियों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पूरा जो है ये मंत्री परिषद भंग हो जाएगा, विघटित हो जाएगा और फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र दे देते हैं या उसी समय आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं चाहे कभी भी, तो उनकी अगर मृत्यु अचानक हो जाती है तो उस समय जो होगा उनका जो मंत्री परिषद होगा वो भंग हो चुका होगा, वो फिर नहीं रहेगा। पूरे मंत्री को फिर से मंत्री चुनाएंगे, ठीक है, जो नया प्रधानमंत्री आएंगे वो खुद से मंत्री चुनेंगे। तो ये चीज होता है कि पूरे मंत्री परिषद को भंग होना होगा। ये चीज आप लोग समझ गए बेहतरीन ढंग से। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री को कुछ विशेष शक्ति प्रदान है जिसको हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री कोई किसी विभाग का पदेन अध्यक्ष भी होता है और अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर काम नहीं करते हैं, बहुत से विभाग उनके अंडर में काम करते हैं और बहुत से विभाग का प्रधान वो होते हैं। तो उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा और रट के रखिएगा, इसको पूछता है एग्जाम में ऑप्शन देके। तो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष का मतलब कि जिस समय वो वर्तमान में राष्ट्र प्रधानमंत्री रहेंगे उस विभाग के अध्यक्ष भी वही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं नीति आयोग, जिसको वर्तमान में हम लोग नीति आयोग बोलते हैं, इसका पुराना नाम योजना आयोग था, 2015 में इसका नाम चेंज किया।
तो नीति आयोग का जो अगर बोला जाए कि पदेन अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। फिर हम लोग अगर देख लें कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 1951 में किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। फिर राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है, मोदी हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, इसको हम किसी अन्य वीडियो में जो स्पेशल इसको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय परिषद का कौन होता है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो इनके अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष मतलब हमेशा वही रहेंगे, प्रधानमंत्री ही रहेंगे वर्तमान के, तो अध्यक्ष होते हैं। तो इन सभी बातों को आप या तो नोट करिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी महत्वपूर्ण बात है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ, जल्दी से उसको हम खत्म कर देते हैं। इनकी शक्तियां, प्रधानमंत्री को कुछ विशेष शक्ति भी प्रदान होते हैं, जिसको हम चर्चा करते हैं, इसको मिटा के। प्रधानमंत्री की विशेष शक्तियों की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, जब राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया गया और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री को बनाया गया, तो कुछ विशेष शक्ति भी इनको प्राप्त होगी। उनसे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा क्या कहा गया कि इसमें मंत्री परिषद में जितने सदस्य शामिल हैं उन सभी का 545 सदस्य लोकसभा में होते हैं, तो लोकसभा के 15% से कम या 15% लोग ही इस मंत्री परिषद में शामिल होंगे, और जिसमें प्रधानमंत्री को भी ऐड किया जाएगा। तो इसी मंत्री परिषद में जो है उसमें से कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर उप मंत्री होते हैं। तो ये सब टाइप के मंत्री इसी में से देखा जाते हैं, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा थोड़ा ऊंचा होता है, तो इसलिए सब इसी में से देखा जाता है। जो 15% होता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों का, ठीक है, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ उनके शक्तियां और कार्य को। तो यहाँ देखिए शक्ति और कार्य, तो यहाँ ध्यान समझिएगा, इसको हम सजा लिए हैं बढ़िया से, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि संसद का सत्र आहूत करवाना, मतलब संसद का सत्र को बुलाना, बैठाना, बैठक करना, ये एवं उसका सत्रावसान करना, मतलब उसको समाप्त करवाना। उसका परामर्श राष्ट्रपति से कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, कि अब संसद का सत्र को बुलाइए या उसका सत्रावसान कर दीजिए, ये प्रधानमंत्री परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति को। तो ये शक्तियां उनको प्राप्त हैं, शक्तियों का चर्चा हम इसमें किया है। फिर देखिए दूसरी शक्ति, ये पहली शक्ति है लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश। वो अपने लोकसभा, जिसका वो नेता है, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो लोकसभा को विघटित मतलब समाप्त कर देने की सिफारिश राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री कर सकता है, ठीक है। तो ये भी शक्ति उसको प्राप्त है। तीसरी शक्ति देखते हैं कि सरकार की नीतियों की घोषणा करना। बहुत सारे नीति, बहुत सारे योजनाएं जो है सरकार के द्वारा लाई जाती है, तो इसका घोषणा मेन रूप से आप देखते हो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही योजनाओं का जो है घोषणा किया जाता है या नीतियों का घोषणा किया जाता है, तो इसको समझे आप। चौथा देखते हैं हम लोग, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। जो ये मंत्री परिषद है जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया है, इसका प्रधानमंत्री को बनाया गया है, तो इसका बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है इसका। और उसके बाद या वो अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल, अब देखिए मंत्रिमंडल का शब्द है, तो मंत्रिमंडल जो है खास करके पीएम अब प्लस कैबिनेट मंत्री, पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री को मिला करके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो पद से त्यागपत्र देकर अपने मंत्रिमंडल को विघटित भी कर सकता है कौन, प्रधानमंत्री। ये शक्ति उसको प्राप्त है प्रधानमंत्री को। फिर अगला देखते हैं हम लोग, किसी मंत्री का त्यागपत्र या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वो जितने मंत्री उसके पास है, प्रधानमंत्री है तो बाकी जो मंत्री हैं उनका त्यागपत्र, कि तुम अब त्यागपत्र दे दो, तुम अभी इस योग्य नहीं है कि काम कर सकता है, वो त्यागपत्र देने के लिए उसको बोल सकता है, या राष्ट्रपति से भी कह सकता है कि अब इसको बर्खास्त करिए, अब इसकी उतनी योग्यता नहीं है कि ये काम कर सकता है, तो राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर देंगे। किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर। तो उनकी ये भी एक क्या है कि शक्ति है, ठीक है, सलाह दे सकता है बर्खास्त करने का, ये भी शक्ति है। और अंत में हम लोग देखते हैं कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बहुत ही खास बात है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, तो नोट में इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको, कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। और मेरा लास्ट में यही कहना है कि इस टॉपिक से, प्रधानमंत्री के टॉपिक से, चाहे जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं पहले, उनसे जाके आप सभी ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव, जिस भी बुक को आप प्रेफर करते हो उसको ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, ताकि जल्दी से जो है इसका जितना भी हम बात बता चुके हैं उसमें मिलेगा और जल्दी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो याद हो जाएगा, एक अच्छे रूप में याद हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को जरूर सॉल्व करिएगा किसी भी बुक से, सब बुक में मिलेगा सेम ही क्वेश्चन।
तो ये चीज़ देखें आप लोग, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और इसी तरह का वीडियो आगे भी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो लाए तो आप लोग के पास जल्दी से पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।